Hello friends, CA Shama Khandelwal this side, your friend, mentor and coach in the field of law. तो मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ लॉ को पढ़ने में, उसको समझने में एंड हम कैसे उसको यूज करें, लॉ के प्रोविजंस को कैसे लिखें ताकि हमको बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाए और जल्दी जल्दी से जो है हम सीए फाउंडेशन से इंटर लेवल में आ जाए, अगर इंटर में है तो फाइनल लेवल में आ जाए। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इस सब्जेक्ट का नाम है लॉ, मोर स्पेसिफिकली बिजनेस लॉज। ओके, तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बिजनेस लॉज। चलिए जी, तो अभी जो है सबसे पहले जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है सीए फाउंडेशन लेवल पे। किस पे? सीए फाउंडेशन लेवल पे। कुछ टाइम बाद जो है सीए इंटर की भी क्लास क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। ठीक है जी, तो सीए फाउंडेशन लेवल में जो है मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ लॉ को पढ़ने में। अच्छा, हमारा फोकस किस में रहेगा? क्या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहेगा क्या मेरा फोकस? मैं आपको क्या अलग देने वाली हूँ जो बाकी लोगों से मेरा जो कुछ जो चीज़ें जो मैं अलग आपके लिए करने वाली हूँ वो ये रहेगी कि मैं आपको समझाऊंगी भी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो देखिए, अपन जो है ना, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अपन जो है ना अभी क्लास 11th 12th को क्रॉस करके आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 11th 12th क्रॉस करके आ रहे हैं। 11th में हमने क्या, 11th 12th में हमने क्या पढ़ चुका है? अकाउंट्स पढ़ चुका है। अकाउंट्स पढ़ चुका है, तो अकाउंट्स से ना अपने मन में बहुत डर नहीं है अभी, क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं। दूसरा सब्जेक्ट जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस इकोनॉमिक्स को लेके भी हमारे मन में बहुत ज्यादा डर है नहीं अभी। ठीक है। अच्छा, तीसरा सब्जेक्ट जो है मैथ्स। मैथ्स जो है हम क्लास 1 से लेकर 10 तक जो है मैथ्स पढ़े हैं। जिन्होंने 11th और 12th में मैथ्स ऑप्ट किया था उन लोगों ने भी मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं, तो मैथ्स से भी जो है बहुत ज्यादा डर है नहीं बच्चों के मन में। वैसे रहता है मैथ्स से डर, बट लाइक ऐसा नहीं कि मैथ्स एकदम नया सब्जेक्ट है हमारे लिए। तो अकाउंट्स, इको, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट से हम फेमिलियर हैं। ठीक है, लॉ जो है आपके लिए जो है एक नया सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो लॉ में ना बेसिकली बच्चे लोग को ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना डर रहता है, यार लॉ क्या है, कैसे लिखना है, समझ में आएगा कि भी नहीं आएगा। तो ये सब कुछ डर बच्चे लोग के मन में बना रहता है। ठीक है, तो वही डर को दूर दूर करना जो है वो मेरा काम रहेगा। तो मैं क्या करूंगी, आपको लॉ समझाऊंगी। ठीक है, अलग मैं आपको और क्या देने वाली हूँ जो बाकियों से अलग रहेगा? लॉ को मगअप कैसे करना है, लॉ के प्रोविजंस को याद कैसे रखना है, उसमें मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। ठीक है, इसके लिए जो है हम बहुत सारी चीजें यूज करेंगे। जैसे हम क्या यूज करेंगे? मेमोरी टेक्निक्स। हम यूज करेंगे क्या? मेमोरी टेक्निक्स। इसके अलावा और हम क्या करने वाले हैं? मेमोरी टेक्निक्स के अलावा हम कांस्टेंट बेसिस में जो है रिवीजन्स करने वाले हैं, जिससे क्या हो, जो लॉ के प्रोविजंस है वो परमानेंटली हमारे दिमाग में क्या हो जाए? बैठ जाए। ठीक है, तो मेमोरी टेक्निक्स यूज होगी, रिवीजन्स होगा, जिससे हम क्या करें, जो समझा हुआ लॉ है, ये समझा हुआ लॉ है, उसको हम क्या करें? दिमाग में परमानेंटली बैठा लें। ठीक है, अच्छा ये हो गया। बट एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलता है? तो एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेगा आंसर राइटिंग अच्छे से करने में। तो आंसर राइटिंग तीसरा जो पिलर रहेगा हमारा, दैट विल बी आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग कैसे करनी है जिससे हमारे जो मार्क्स है वो मिनिमम कटे? देखो, लॉ बीइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट, फुल में से फुल देखो आते तो हैं, ऐसा नहीं है कि फुल में फुल वो मार्क्स आपको नहीं देंगे। अगर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है तो आपको फुल में फुल मार्क्स भी मिलेंगे, पूरे चांसेस है। बट आपका कुछ कुछ ऐसा है कि लॉ या ऑडिट ये सब सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ मार्क्स कटते हैं। पूरा सही होता है तो भी 0.5 मार्क्स कहीं कहीं काट दिया जाता है। ठीक है, तो हमको ऐसे आंसर लिखना है कि भैया हमको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो हमारा एक नारा रहेगा, अब की बार 80 पार। ठीक है, जैसे मोदी जी का नारा था अब की बार 400 पार, तो हमारा नारा है अब की बार 80 पार। तो एटलीस्ट 80 लाना है हमको आउट ऑफ 100 इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। कैसे लाना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? आई विल बी देयर टू हेल्प यू इन एवरी स्टेप ऑफ योर जर्नी। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग हो गई, दूसरा काम है मगअप करना, तीसरा है आंसर राइटिंग, एंड जिससे हम पूरी तरीके से एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए, ये तीनों प्रोसेस तो देख लिया। ठीक है, अब इन तीनों प्रोसेस के बाद और क्या? ये हुआ। चलिए, अब अपन ना एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अपन क्या कर लेते हैं, जो अपना सीए फाउंडेशन लेवल का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। सीए फाउंडेशन लॉ सिलेबस, राइट।
तो इसमें कौन कौन से आपके जो है टॉपिक्स रहते हैं, तो पहले ना अभी जो है जून अटेम्प्ट के पहले हमारे पास सीए फाउंडेशन लॉ में जो है 5 टॉपिक्स हुआ करते थे, मतलब 5 जो है चैप्टर्स हमारे में थे। अब जो है टोटल 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर हमारे साथ इतनी 9 साफी क्योंकि और 2 चैप्टर्स ऐड कर दिए गए। भैया पहले ना लॉ के साथ एक और सब्जेक्ट आता था एग्जाम में विच इज नोन एज बीसीआर, तो उस बीसीआर सब्जेक्ट को हटा दिया गया है एंड आपके लिए जो है लॉ में ही 2 एडिशनल टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, प्लस एक टॉपिक ऐसा है जिसमें कुछ एडिशनल चीजें लेके आ गए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहला तो जो आपका चैप्टर है दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये न्यूली एडेड चैप्टर है। दिस वन इज न्यूली एडेड, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये अपना न्यूली एडेड चैप्टर है, न्यूली एडेड। चलिए ठीक है, अच्छा तो न्यूली एडेड है ये चैप्टर एंड इस चैप्टर में बेसिकली क्या बताते हैं कि लॉ जो है वो बना कैसे है, लॉ आया कहाँ से है, क्यों आया है, कौन बनाता है लॉ, सब चीजें लॉ से रिलेटेड हिस्ट्री क्या है, वो सब चीजें इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा एग्जाम वाइज कितना वेटेज है, तो 0 to 5 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज रहता है, बट ये हमारे को हेल्प करता है कि लॉ क्यों पढ़ना है वो सब जानने में। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अच्छा जी, इस चैप्टर का वेटेज भी सबसे ज्यादा है, प्लस इस चैप्टर में जो है एडिशंस भी हुए हैं। ठीक है, जो चैप्टर नया आया है या एडिशन हुआ है जिसमें, मैं उसको स्टार मार्क कर देती हूँ, तो इस चैप्टर में जो है एडिशंस भी हुए हैं। आपके लिए कोई, आपको कुछ बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं कि क्या ऐड हुआ है क्या नहीं, क्योंकि आप जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो सब चीजें ही नहीं है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि हम पुराना ये पढ़ रहे थे अब कुछ एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। ये चीज जो है, जो कलरफुल हम चेंज बता रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका अनफॉर्चुनेटली पहले क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, तो उनके लिए है कि आपको एडिशनल और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है एडिशन हुआ है, क्या एडिशन हुआ है, पहले यहाँ पे 6 यूनिट्स हुआ करते थे, अब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा यूनिट्स जो है ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, 3 एडिशनल यूनिट इंटर सीए इंटर के सिलेबस में था, वो उठा के सीए फाउंडेशन में लेके आ गए हैं। तो चलिए जी, क्या क्या देखे अपन, पहला चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दूसरा चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, जिसमें एडिशन हुए हैं। तीसरा जो आपका चैप्टर है दैट इज पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी तीसरा जो है आपका सेल्स ऑफ गुड्स है, तीसरा है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अपना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुछ एडिशन एज सच है नहीं, देखो थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहता है, एग्जाम्पल कुछ नए ऐड कर दिए वो सब, बट अब उसको एडिशंस नहीं मानते हैं। ठीक है, तो तीसरा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फोर्थ है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। सीए फाउंडेशन सिलेबस में 90% बच्चों का फेवरेट चैप्टर जो रहता है लॉ में वो रहता है पार्टनरशिप एक्ट। क्यों फेवरेट रहता है, 12th में पार्टनरशिप भी पढ़ के आए हैं बच्चे। ठीक है, 12th में कंपनीज एक्ट के बारे में कुछ पढ़ा है उन्होंने, लाइक इशू ऑफ शेयर्स वगैरह वाला टॉपिक, एंड एक पढ़ा है अकाउंट्स में पार्टनरशिप एक्ट। तो बहुत सारे पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजंस बच्चों को पहले से ही आता है। ठीक है, तो इजी गोइंग चैप्टर ये बच्चे लोग के लिए, पार्टनरशिप एक्ट अच्छा स्कोरिंग है। वैसे हम सभी चीज करके जाएंगे बट ये बच्चों को बहुत ईजी लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये एक एक्ट है, ये भी छोटा एक्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसका भी वेटेज अराउंड 5 to 10 मार्क्स का है, इसको भी देखेंगे क्या क्या है इसमें। ठीक है, चलिए एलएलपी एक्ट के बाद जो है आपका कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो जो आपका कंपनीज एक्ट है ये भैया आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे भी है, प्लस ये सीए इंटर लेवल पे भी है, पहले ये फाइनल लेवल पे भी हुआ करता था। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन प्लस सीए इंटर, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज होता है ये एक्ट। ठीक है, चलिए कंपनीज एक्ट एंड लास्ट जो है आपका दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये एक्ट भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चेक्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, वो सबसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, ये टोटल जो है 7 चैप्टर्स आपके लॉ के पेपर में आने वाले हैं।
सातों चैप्टर्स को अब समझाना मेरी जिम्मेदारी, लर्न कराना मेरी जिम्मेदारी, आंसर राइटिंग कराना मेरी जिम्मेदारी, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। सो यू हैव टू स्टडी, बट लाइक आई एम वेरी श्योर कि मैं इसमें आपकी बहुत हेल्प करूँ, जिसके लिए यह सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। चलिए, तो ये हमारा आज हो गया सिलेबस डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट क्लास से जो है एक एक टॉपिक उठा के जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट विल बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।